वेक्टर चैप्टर्स में हमने दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को देखा था। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को हमने डिफाइन भी किया था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस, और दोनों को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनमें से पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, इन दोनों सदिशों का अगर हम गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो सदिश में दो प्रकार से हम इनका गुणा कर सकते हैं। वेक्टर चैप्टर में हम इन वेक्टर्स को दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। हिंदी में डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल कहा जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणनफल कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली ए डॉट बी वेक्टर लिखते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी नॉर्मल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है हमें बीच में वो लगाना रहता है। ये तो हो गया कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का साइन, मतलब अलजेब्रा में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं उसमें हमने डॉट भी यूज कर लेते हैं, क्रॉस भी यूज कर लेते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है अलजेब्रा में। मतलब 2 × 3 अगर करें तो इसमें भी आंसर 6 आता है, और 2 × 3 कई जगह पर हम ऐसे भी लिखते हैं, इसमें भी आंसर 6 आता है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। जब हम वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं तो इस डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है हमेशा एक अदिश राशि होती है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट का उत्तर जब भी आता है वो अपने आप में एक सदिश राशि होती है। अब स्केलर में और वेक्टर में, अदिश में और सदिश में जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस उसके डायरेक्शन का होता है। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें हमें मिलेंगी। पहला, मैग्नीट्यूड मिलेगा, और दूसरा डायरेक्शन मिलेगा। दो सदिशों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इससे मिलने वाला जो उत्तर होगा वो अपने आप में एक सदिश राशि होगा, और अगर अपने आप में वो सदिश राशि है तो सदिश में हमारे पास परिमाण होगा और साथ में दिशा होती है। ये तो हो गई बेसिक सी बातें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। चूंकि टॉपिक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का है तो आइए अब अपनी चर्चा को हम क्रॉस प्रोडक्ट में आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है, और ये कुछ इस तरह से
ओ जो है हमारा ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा एक वेक्टर है जिसमें पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर ए है और ये हमारा एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। सेम ऐसे ही सिनारियो एक यहाँ पर भी लेते हैं। हमने दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है तो जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा आंसर आता है ये आता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, जहाँ पर ये थीटा जो है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। बात अगर हम करें क्रॉस प्रोडक्ट की तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और उसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका जो आंसर आता है ये आंसर अपने आप में होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ए क्रॉस बी का आंसर मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ए क्रॉस बी जो होता है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ए क्रॉस बी का जो उत्तर आता है वो अपने आप में एक सदिश राशि होता है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ए क्रॉस बी जो है ये अपने आप में एक वेक्टर है और इस वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये पूरा का पूरा हमारे ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है और इसका जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो ये एन कैप है। अब यहाँ पर एन कैप कहाँ है? एन कैप जो है यहाँ पर और कहीं नहीं, जस्ट यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यही लाइन हमारा एन कैप है। एन कैप जो है हमें पता है कि जब कैप हम यूज करते हैं तो वो अपने आप में एक यूनिट वेक्टर होता है, एक इकाई सदिश होता है जो कि केवल डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। इस डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम हमें यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस ये जो हमारा वेक्टर है इसे उठाकर हमें यहाँ लगा देना है और ये जो वेक्टर है इसे उठाकर यहाँ लगा देना है। यहाँ पर अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो समझिए, ये जो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ये जो हमने समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया, ये इस बोर्ड पर ड्रॉ किया है। ये बोर्ड जो है हमारा एक प्लेन है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस प्लेन के बाहर आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये लाइन जो है आपको इस पैरेललोग्राम से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। ये बहुत कुछ ऐसा आपको, चूंकि ये बोर्ड जो है 2D में है, इसमें 3D के फिगर को उतनी आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने का प्रयास आप इस तरह से करिए कि ये जैसे चौक अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो ये चौक जो है इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक ऐसे ही
बाहर की तरफ ये वाली लाइन जो है इस पैरेललोग्राम से बाहर की तरफ निकली हुई है, जो कि उसके परपेंडिकुलर है। यही है हमारा एन कैप का डायरेक्शन। इसे और समझने के लिए हम जरा इसको इस तरह से समझते हैं। हम जब भी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जब भी हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन वो दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में हैं, वो दोनों वेक्टर्स जिस समतल में स्थित हैं उनसे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एक राइट हैंड थंब रूल का भी यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है इस डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आपका सबसे पहले आया है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आपका सबसे पहले आया है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में आप अपने इस हाथ को रखिए, राइट हैंड को। आपके अपने राइट हैंड को जो वेक्टर आपका पहले आया है उसके डायरेक्शन में रखना रहता है, और वहां से अपने दाहिने हाथ की इन उंगलियों को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में रोटेट करना रहता है, घुमाना रहता है। पहले आप हाथ को जो वेक्टर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आया है, जैसे हमने अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो वेक्टर ए हमारा पहले आ रहा है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में मैंने अपने दाहिने हाथ को रखा, और दाहिने हाथ को रखने के बाद इन उंगलियों को हमें इस सेकंड वाले वेक्टर की तरफ मोड़ना है। सेकंड वाले वेक्टर की तरफ जब मैं इस हाथ को रखकर ऐसे मोड़ूंगा, तो ऐसे मोड़ने के लिए मेरा अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा, ये अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ये एन कैप का डायरेक्शन होता है। करना क्या है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर पहले है उस वेक्टर के डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ को रखना है, और दाहिने हाथ की उंगलियों को सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ना है। और ऐसा करने से मेरे अंगूठे का जो डायरेक्शन आएगा वो हमारे उसके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा सवाल ये आता है कि साहब अगर हमने ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए किया, तब आंसर में क्या फर्क आएगा? अगर हमने ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए कर दिया, तब वेक्टर ए हमारा आज भी वहीं पर है, वेक्टर बी भी हमारा आज भी वहीं पर है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल भी उतना ही होगा। क्योंकि हमने वेक्टर्स को यहाँ से हिलाया डुलाया कुछ भी नहीं किया, तो इसके बीच का जो एंगल बना है वो वैसे का वैसे ही होगा। अच्छा, वेक्टर ए को हम पहले लिखें या वेक्टर ए को हम बाद में लिखें, हमारा मॉड जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो तो नहीं बदलेगा। जो हमारा वेक्टर है उसका मॉड यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, रहेगा तो वही। ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे हम मॉड बी वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जो एन कैप वाला पार्ट है यानी डायरेक्शन वाला जो पार्ट है उस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। फिलहाल केवल हम इतने को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा या बी क्रॉस ए लिखा तो दोनों में डेफिनेशन जो होगा वो तो यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ तक में आप समझने का प्रयास करिए। आज भी हमारा वेक्टर ए वही है, वेक्टर बी वही है, देखने का बस हमारा नज़रिया बदला है। हमने पहले ए क्रॉस बी देखा, बाद में हमने बी क्रॉस ए देखा। ऐसा देखने से क्या इसके बीच का एंगल बदला? एंगल नहीं बदलेगा। ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो बी से ए की तरफ भी देखेंगे तो वो 60 डिग्री का ही नज़र आएगा। यानी साइन थीटा में अगर यहाँ पर थीटा की जगह 60 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 60 ही लिखेंगे। दूसरी बात, वेक्टर ए का जो मॉड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वही वेक्टर ए का मॉड तो यहाँ पर भी रहेगा, और वेक्टर बी का जो मॉड हम यहाँ लिखने वाले हैं वही वेक्टर बी का मॉड तो यहाँ पर भी रहेगा। यानी मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए, परिमाण के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तब अंतर कहीं पर आता है क्या? हाँ, अंतर आता है। किस में आएगा अंतर? अंतर अब डायरेक्शन में आता है।
क्या डायरेक्शन में आता है? हमने अभी राइट हैंड थंब रूल देखा था। राइट हैंड थंब रूल से हमने क्या सीखा था? राइट हैंड थंब रूल से हमने ये सीखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट करते समय जो वेक्टर हमारा पहले आता है उस वेक्टर के डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड को रखना है और राइट हैंड को रख कर इस हाथ की उंगलियों को सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ना है। चूंकि B क्रॉस A में हमारा वेक्टर B पहले आ रहा है तो हम अपने राइट हैंड को इस वेक्टर के डायरेक्शन में रखते हैं। अब यहाँ से रख कर अगर मैं अपनी उंगलियों को इस तरह से मोड़ूं तो ये तो बोर्ड के अंदर साइड में मुड़ रही हैं, जबकि मुझे मोड़कर सेकंड वेक्टर की तरफ ले जाना है। तो इसको ऐसा दिखाने के लिए मुझे अपने हाथ को इस तरह से कुछ रखना पड़ेगा और इस तरह से रख कर जब मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगा, अपने हाथ की उंगलियों को जब मैं इस तरह से मोड़ूंगा, तब ये वेक्टर B की तरफ से वेक्टर A की तरफ मुड़ती हुई नजर आएंगी। और ऐसा करने से मेरा अंगूठा जो है देखिए अपने आप नीचे का डायरेक्शन दिखाएगा। अगर मैं वेक्टर B की तरफ से वेक्टर A की तरफ आऊं तो ऐसा करने से अगर मैं हाथ को ऐसे रख कर करूंगा तो उंगलियों को मुझे इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। इस तरह से उंगलियों को मोड़ने पर ये B से A की तरफ नहीं आ रही हैं, जबकि राइट हैंड रूल में बताया गया था कि हमें फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ना है। इसके लिए मुझे अपने इस राइट हैंड को इस B वेक्टर पर इस तरह से रखना होगा और इस तरह से रख के मैं अपनी उंगलियों को जब ऐसे मोड़ूंगा तब ये B से A की तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। और ऐसा करने से मेरा अंगूठा जो है वो अपने आप नीचे का डायरेक्शन शो करेगा। नीचे का अगर डायरेक्शन शो करेगा तो यहाँ से ये जस्ट ऐसे आएगा। अब वेक्टर में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी है कि यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है और हमने जस्ट अगर इसको ऐसे कर दिया, यानी यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया। और डायरेक्शन अगर जस्ट अपोजिट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा जो भी वेक्टर रहे यहाँ पर हम उसका नेगेटिव वेक्टर बताते हैं। वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या डायरेक्शन चेंज है ऐसा बताने के लिए हमें उसके साइन को बस चेंज करना रहता है। पहले केस में जब हमने A क्रॉस B किया था तो A क्रॉस B करते समय हमारा जो डायरेक्शन था वो अपवर्ड्स की तरफ आया था, जबकि B क्रॉस A में जो हमारा डायरेक्शन था वो डाउनवर्ड्स की तरफ गया है। यानी यहाँ पर -n ये इसका डायरेक्शन आता है। अब इस चीज को अच्छे से समझिए। मैग्नीट्यूड में, परिमाण में A क्रॉस B कहा जाए या B क्रॉस A कहा जाए, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर किस में आएगा? अंतर इसके डायरेक्शन में आ जाता है। डायरेक्शन में क्या अंतर आता है? डायरेक्शन जो है फर्स्ट वाले के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। पहले वाले का जो डायरेक्शन था यानी A क्रॉस B का जो भी डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में B क्रॉस A आता है। फॉर्मूला हम हमेशा A क्रॉस B का ही यूज करेंगे, पहले हम A ही रखेंगे और A क्रॉस B का फॉर्मूला यूज करते समय हम मॉड A मॉड B साइन थीटा इनटू n कैप ये यूज करते हैं। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन बस इतना ही सा है, आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें और हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला चीज जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से समझ में आता है वो ये कि A क्रॉस B करने पर जो भी हमें आंसर मिलेगा वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। A क्रॉस B करने से जो भी हमें उत्तर मिलेगा वो उत्तर अपने आप में एक सदिश राशि होती है। तो कल के डेट में B क्रॉस A करने पर भी जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिल्कुल होगा। अभी अभी हमने देखा था कि हम A क्रॉस B करें या B क्रॉस A करें, दोनों में जो फाइनल आंसर आ रहा है ये फाइनल आंसर जो है क्या पूरा का पूरा सेम है? फाइनल आंसर पूरा सेम नहीं है।
क्या चीज़ का अंतर है? अंतर इसमें डायरेक्शन का है। तब इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष, इसका भावार्थ ये है कि ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं होता है। ये अपने आप में एक वेक्टर है, ये भी अपने आप में एक वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर नहीं होता। दो वेक्टर्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। दो सदिश आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों सदिशों का परिमाण और दोनों सदिशों की दिशाएं एक समान हो। यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर वेक्टर्स नहीं कह सकते। दूसरा चीज, डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ा था? डायरेक्शन जो था जस्ट अपोजिट हुआ था। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हुआ था। तब अगर मान लीजिए कि मेरे को ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं चाहिए, मुझे इसको इक्वल बताना है, तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अगर मुझे दोनों को बराबर बताना है तो सामने माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का था। तीसरी चीज, अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें और बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड निकालें तो ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। परिमाण दोनों का बराबर रहता है, अंतर फर्क जो पड़ता है वो सिर्फ उनके डायरेक्शन के फर्क पर दोनों वेक्टर्स अलग हो जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई ध्यान से समझ लें। इन तीन चीज़ों के बाद कुछ छोटे मोटे और इसके कंक्लूजन्स हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। पहला चीज, द एरिया ऑफ ए parallelogram having its adjacent sides as vector A and vector B is given by mod of A क्रॉस B। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। हम कभी भी जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करने का ज्यामितीय रूप ये है कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास A और B हैं और ये दोनों वेक्टर्स किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तब उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड ए क्रॉस बी के बराबर आता है। क्या बताया गया है यहाँ पर, जरा इसे समझने का प्रयास करते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, एक समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए। हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें इसके दो एडजेसेंट साइड्स, दो संलग्न भुजाएं AB और AD दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनमें से ये AB जो है वेक्टर A है और ये जो है वेक्टर B है। और इन दोनों साइड्स के बीच में यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल थीटा है। हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लिया, जिस पैरेललोग्राम में इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं ताकि हमें और बेहतर समझ में आए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं डायग्राम को।
ये है हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। यहाँ से ए से लेकर बी तक ये हमारा वेक्टर ए है और ए से लेकर डी तक ये हमारा वेक्टर बी है। इसमें डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल अपने आप में थीटा है। अब हमने अभी अभी ये पढ़ा था कि ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इन एन कैप। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ए क्रॉस बी जो होता है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ए क्रॉस बी जो है अपने आप में एक सदिश राशि होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा और एक इसका डायरेक्शन मिलेगा। मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है? तो मैग्नीट्यूड जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक है और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसका एन कैप है। अब आइए हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है लंब गुणे आधार होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इनटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब आधार जो है ए से लेकर बी तक है और हाइट के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हमने सिर से डी से एक लंब खींच दिया डीएम, ये इसका हाइट हो गया। बचपन से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते आए हैं, बेस इनटू हाइट। बेस का मतलब यहाँ पर हमारा ए बी वेक्टर हो गया और हाइट के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये हमारा डीएम वेक्टर आएगा है। अगर वेक्टर के रूप में देखना है तो ए बी और डीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। यहाँ पर एक्चुअल में वेक्टर को नहीं रखते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को लेना है हमें। क्या है हमारा मेन मकसद जो है इसका एरिया निकालना है। एरिया जो होगा अपने आप में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई सांख्यिकी नंबर आएगा। नंबर जो होगा अपने आप में हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम यहाँ से केवल ए बी और डीएम को लेते हैं। अच्छा, ए बी कहने का मतलब इस वेक्टर का मॉड होगा, क्योंकि ए बी जो है एक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी वेक्टर का मॉड जो होता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। तो ए बी की लंबाई जो है हमें कहाँ से मिलेगी? ए बी की लंबाई हमें मिल जाएगी वेक्टर ए के मॉड से। अब मेन जो है हमें यहाँ पर डीएम निकालना है। जरा सोचिए, अगर मैं ट्रायंगल डी एम ए की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की? डी एम ए की। इन ट्रायंगल डी एम ए, त्रिभुज डी एम ए में मैं यहाँ से इंटरेस्टेड हूँ साइन थीटा की वैल्यू निकालने में। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चूँकि 90 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने वाला साइड ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, और थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डीएम अपॉन ए डी। ये ए डी को अगर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से आएगा ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू डीएम। अब मुझे अगर एडी की लंबाई चाहिए कि एडी कितना लंबा है, तो ये लंबाई जो है इस वेक्टर बी का मॉड रिप्रेजेंट करेगा। एडी की लंबाई और कुछ नहीं, वेक्टर बी का मॉड होगा। तो यहाँ पर मुझे एडी की लंबाई से मतलब है, तो ये और कुछ नहीं वेक्टर बी का मॉड है। और यहाँ पर साइन थीटा तो इसके साथ लगा ही है और ये है हमारा डीएम का वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हम निकाल रहे थे तब तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था बेस इनटू हाइट। बेस जो था वो हमारा ए बी था, ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई हमारा मॉड ए से आया। अब हमें डीएम की लंबाई चाहिए, तो डीएम की लंबाई हमारा निकल रहा है मॉड बी साइन थीटा से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
मॉड बी साइन थीटा। बात अगर हम यहां पर करें तो ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड लूं, जो कि बात हमने पहले ही बात हम इसके बारे में पहले ही कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी जो है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं, जिनमें से मैग्नीट्यूड जो है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है। यानी अगर मैं यहाँ से केवल लिखूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड अगर मैं केवल लूं, तो यहाँ से मेरे को जो आंसर आएगा वो वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इनटू साइन थीटा आ रहा है। और यही चीज़ जो है मेरे को यहाँ पर भी नजर आई। तो ये मैंने क्या निकाला था? ये मैंने निकाला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड्स एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी का मॉड। यानी आप इसको याद रखिए, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जब आप मॉड लेते हैं तो ये दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड और कुछ नहीं, उन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स संलग्न भुजाओं मानते हुए जो हमने समानांतर चतुर्भुज खींचा, एडजेसेंट साइड्स मानते हुए जो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसका वो एरिया बताएगा। अब कल के डेट में अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई साहब आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स ये वेक्टर और ये वेक्टर हैं, और आप उसका एरिया बताइए, तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उसका मॉड निकाल दीजिए, वो जो आएगा वही उसका एरिया होगा। ये तो बात हो गई पहली। दूसरी बात हमने अभी सीखा, इसी फिगर से हम फिर से समझते हैं। ये जो था हमारा एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकाला। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है हाफ, इस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी का मॉड आया। बचपन से हम ये भी पढ़ते आए हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल को अगर हम ड्रॉ कर दें तो डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। मैं अगर किसी भी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच दूं तो समानांतर